गणेश बाबू माइक ठीक है ना? बताओ बाबू, हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे। हिंद चीज में कितने क्षेत्र आते हैं? कौन कौन? अगर हम आपसे पूछना चाहें कि बताइए बाबू, हिंद चीज पर फ्रांसीसियों ने आगमन कब किया था, क्या बताइएगा? बताइए। 17वीं शताब्दी में आगमन उसका शुरू हुआ। ये हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हिंद चीन पर कब्जा जो कर रहा था, तो सबसे पहले कब्जा कब किया? पहला कब्जा कब किया? वो भी तोंगकीन पर, जो वियतनाम का एक क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र तोंगकीन है, उसके बाद अन्नाम है, उसके बाद क्या है? वो चीन सबसे दक्षिण में है। उत्तर में क्या चीज? उत्तर में तोंगकीन है और नीचे कोचिन चीन है दक्षिण में। तो हमने पूछा स्टार्टिंग में कब हुआ? जब उपनिवेश बनाया तो पहला उपनिवेश कब बनाया? 62 में बनाया ना, 1862 में बनाया उपनिवेश। उसके बाद 73 था, उसके बाद 85 था, पूरा वियतनाम हाथ में, और 84 था, 84 था, पूरा वियतनाम हाथ में। 1863 में कम्बोडिया का हाई, यस, आई एम यू, आई एम वी, यू होता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना, मतलब वही होता है। तो वो हट हो गया उसके साथ कम्बोडिया 1863 में। अब हमने ये देखा कि धीरे धीरे ठीक है उपनिवेश हो गया। उसके बाद हमने बहुत सारा देखा कि जो फ्रांसीसी लोग थे, वो जो फ्रांसीसी लोग थे उनकी जो व्यवस्था थी, व्यवस्था कैसे कैसे थी। यहाँ का धर्म बुद्ध बौद्धिक था ना, कन्फ्यूशियस भी था इसका धर्म यहाँ का। कहाँ थे? हिंद चीन के ना, मुख्य बौद्ध धर्म था, लेकिन ईसाई धर्म में कुछ कुछ थे। लेकिन जब वो आया फ्रांसीसी तो उसका मुख्य इसी का था, उसका मुख्य काम क्या था? भूमिका धर्म का प्रचार करना और ऐसा करना, व्यापार करना। लेकिन धीरे धीरे उसने क्या कर दिया, उपनिवेश बना दिया, अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। तो पहला जो विद्रोह हुआ था 1862 में हुआ था, ठीक है, उस पर कब्जा कर लिया था। वो भी धार्मिक था, हाँ, धार्मिक था। उसके धर्म को कुचला गया। वहां पे जो राजा थे ना पहले शासक, शासक देखिए सब कुछ ना, शासक अगर अच्छा रहेगा ना, उधर कभी गुलाम नहीं बन सकता है। शासक की वजह से कमजोरी आ जाती है। वहां पे शासक की सब कोई भी मतलब योग्य शासक नहीं था, समझ रहे हो? इसी का नाम का शासक कौन था? बाउदाई था, अंतिम था, न्यूगेन वंश का था वो। न्यूगोन वंश होता है, न्यूगेन वंश। तो न्यूगेन वंश का अंतिम शासक कौन था? बाउदाई। बहुत खतरनाक था, बहुत हरामी रहे। वो इसी ड्रैक है, ड्रैक है, यस, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ। भले आपका शासन रहेगा बट राजा मैं ही रहूंगा, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा? पूरा फ्रांसीसी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि 1862 हुआ, 1884 हुआ, 1893 हुआ, 1899 हुआ, 87 में पूरा क्या बन गया था? फ्रेंच इंडो चाइना। क्या बना था? फ्रेंच इंडो चाइना। रिविजन के बारे में थोड़ा ध्यान दे लीजिए आप लोग। 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना हो गया था। उसके बाद फिर 1899 में तीनों शामिल हो गया था, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया ना, फ्रेंच इंडो चाइना। लेकिन मुख्य रूप से पहला नींव कब पड़ा फ्रेंच इंडो चाइना का? 87 में। भले दुइयो को था, कौन कौन था? कंबोडिया था, है ना। उसके बाद आगे हमने बढ़ के देखा कि शिक्षा प्रणाली पढ़ा, पढ़ा ना जी। शिक्षा प्रणाली में देखा कि शिक्षा की जो व्यवस्था थी पूरी तरह से इनकी चरमरा गई थी। उसने बोला कि हम आपको सभ्य बनाएंगे, हम आपको योग्य बनाएंगे, हम आपको आधुनिक टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन देंगे, हाँ, आधुनिक शिक्षा और विज्ञान देंगे, आप लोग को पढ़ाएंगे इस तरह से। तो उसने अपनी शिक्षा प्रणाली लागू करना शुरू कर दिया। फ्रांसीसी ने जब शिक्षा प्रणाली लागू किया तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ की जो वियतनामी भाषा है उससे हमको ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। उसने क्या शुरू कर दिया? तो अपना फ्रेंच जो भाषा है, उसने फ्रेंच भाषा में एजुकेशन देना शुरू कर दिया, टेक्नोलॉजी देना शुरू कर दिया, हर चीज बताना फ्रेंच भाषा में शुरू कर दिया। जिस कारण जो हिंद चीन के लोग थे उनको थोड़ी कठिनाइयां हुई, परेशानियां हुई। जाहिर सी बात है कि जिस देश में जो लोकल, जैसे हम लोग का क्षेत्रीय भाषा क्या है, हम लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है, भोजपुरी बोलते हैं। भोजपुरी तो हिंदी की भाषा ही है, लगभग थोड़ी बहुत अलग है, उसमें खड़ी बोली बहुत सारा बोला जाता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि भाषा चेंज होने की वजह से थोड़ा सा ना शिक्षा ग्रहण करने में, चाहे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है। आपको दे देंगे, अब इंग्लिश मीडियम पढ़ाई करने का दिक्कत होगी नहीं होगी? होगा ना, क्योंकि आपकी भाषा वो नहीं थी, आप शुरू से पढ़ाई करते नहीं आ रहे हैं। अगर शुरू से पढ़ रहे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो शिक्षा प्रणाली ये थी कि अपनी भाषा को थोप दिया गया, अपना स्कूल बनाया गया, अपना किताब बनाया गया, जिसमें काफी हिंद चीन के लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ी, है ना बाबू? होती कि नहीं होती?
तो ये धर्म के मतलब एक हो गया था, एक एजुकेशन सिस्टम हो गया था। ये जगह अपने एक स्कूल भी खोला था, श्री टोंगिन स्कूल साथ में खोला था ना, साथ में एक स्कूल भी खोला, उसका भी बंद कर दिया। एक साल के अंदर उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। फिर है ना, और उसके बाद भी अगर वहाँ की एक महिला थी, अध्यापिका थी, जो उसकी जो कि फ्रांसीसी स्कूल नहीं पढ़ा रही थी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ा रही थी, समझ रहे हो। उसने क्या पढ़ा दी, राष्ट्रवादी भावना के बारे में बता दी कि अपने देश के प्रति किस तरह से लगाव होनी चाहिए, ठीक है, सकारात्मक प्रभाव होनी चाहिए, किस तरह से देश के लिए आगे बढ़ना चाहिए, देश के लिए करना चाहिए। इसी का अकॉर्डिंग स्टडी करवा रही थी अध्यापिका, है ना बाबू। स्टडी करवा रही थी किस बारे में, राष्ट्रवाद, है ना, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के बारे में स्टडी करवा रहे थे, जिस कारण उसे फ्रांसीसियों ने हटा दिया गया, स्कूल से हटा दिया गया। ये स्कूल में शिक्षिका नहीं रहेगी ना, टीचर नहीं रह पाएगी, अध्यापिका नहीं रह पाएगी। तो जिस कारण जो विद्यार्थी लोग थे स्कूल में जो पढ़ रहे थे, उन्होंने भी क्या करना शुरू कर दिया, उसका विरोध करना शुरू कर दिया। जिस कारण जो जापान में गए थे, जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए, 1905 बता रहा है घटना, 1905 में जापान क्या कर दिया था पता है, रूस को हरा दिया था, है ना। जापान से कुछ सीख मिला तो ये लोग कहाँ चला गया सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, जापान चला गया। फन वही चाहो उस समय शासन था, वही चला रहे थे पूरा। तो उन्होंने भेज दिया वियतनाम में एजुकेशन मतलब पढ़ाई करने के लिए। तो वहां से लोग क्या करना शुरू कर दिए बाबू, वहां से कुछ विद्यार्थी ने अन्नाम दल की पार्टी बनाई, अन्नाम दल, है ना। अन्नाम दल इसलिए पार्टी बनाई, जो वो स्कूल था कौन था बाबू, नेट ऐसी था ना कुछ, नेटिव गर्ल्स स्कूल था। नेटिव गर्ल्स स्कूल में जो जो घटनाएं हुई थी अफ्रीका के साथ, उसके खिलाफ में क्या बनाया, अन्नाम दल बनाया, है ना। अन्नाम दल बनाने का मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बस अब तो अन्नाम दल बना के एक झुंड बनाया, एक लोगों का ना, एक युवा का और एक विद्यार्थी का झुंड बनाया। झुंड बनाने के बाद उसने क्या बाबू शुरू कर दिया, उसने पर्ची पर लिखना शुरू कर दिया, गुप्त पर्ची बनाने लगा ना, लेख लिखने लगा, पत्रिकाएं देने लगे, देख लीजिए कैसे वियतनाम ऐसे फ्रांसीसी लोग कर रहे हैं, वियतनाम के साथ, हिमशिन के साथ, कंबोडिया के साथ, लाओस के साथ, है ना। इस तरह से अपना वहां से स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक स्कॉलरशिप बोल्ट हुई, एक स्कॉलरशिप बोल्ट हुई, धार्मिक आंदोलन थी ये, स्कॉलरशिप बोल्ट पहला आंदोलन था 1868 में, है ना। स्कॉलरशिप बोल्ट हुई, है ना। ये आंदोलन होते होते धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, ठीक है। 5 में भी हुई, 20 में भी हुई, 20 में होची मिन्ह का एंट्री होता है, ठीक है। होची मिन्ह भी थी इसमें, तो होची मिन्ह आते हैं, जाते हैं पढ़ाई करने के लिए 11 में, ठीक है, वहीं पे बनाते हैं, पहले कैसे बनाते हैं, 1920 में प्रवेश लेते हैं, जो फ्रांस की जो सरकार थी उसमें प्रवेश करते हैं, उसको सीखने के लिए कम्युनिस्ट सरकार में प्रवेश करते हैं। उसके बाद 25 में उन्होंने क्या बनाया, युवा क्रांतिकारी संगठन बनाया, संघ बनाया 25 में। उसके बाद जब एक और उसके बाद उसको डेवलप करके और उसका नाम चेंज कर दिया, उसका वियतनाम जोड़ दिए, क्या बना दिए बाबू, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी या वियतनाम कांग तांग देंग, ठीक है, वियतनाम कांग तांग देंग, इस तरह से था ना, वियतनाम कांग तांग देंग। हेलो कहाँ था बाबू, सुनो तुम बता रहे चीज, ठीक है, तुम मत ले जाया करो, हाँ तुम मत ले जाया करो, तू ले जाता है, दिक्कत यहाँ पे सबको हो जाती है। ला रात के 12 बजे ला दिए, कहा के ला दिए ना, ये क्या है, मत ले जा, वहीं पे उतार, ज्यादा कहीं ला देनी ना रहे जवाब नहीं देता। अरे आलू बैगन सुनो, ढल लीजिए तो हम लोग कहाँ पहुंच चुके थे, होची मिन्ह के पास पहुंच चुके थे। 25 में क्या बना दिया, युवा क्रांतिकारी संगठन। 30 में क्या बना दिया, वियतनाम कांग सांग देंगे, कांग सांग देंगे, ठीक है, उसको ही कहते थे वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, वियतनाम कम्युनिस्ट दल, है ना बाबू। उसके बाद क्या हुआ कि ठीक है 30 में बना दिए, वही जो है ना आगे चल करके स्वतंत्रता दिलाती है, समझ रहे हो। अब पढ़ते बाबू 1941 में वो कहाँ आते हैं, वियतनाम आ जाते हैं, 1941 में वो वियतनाम आते हैं, 1917 में कहाँ आते हैं, वियतनाम आते हैं। वियतनाम आने के दौरान, उस दौरान जब वियतनाम आए थे उन्हें पता क्या हो गया था, उस दौरान आने का मुख्य रीजन क्या था, उस समय चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था ना। तो हर कोई सोच रहा था कि अपना अपना देश में चले जाएं, सुरक्षित रह पाएंगे। तो सुरक्षित रहने के लिए होची मिन्ह ने थे फ्रांस में थे, ठीक है, फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी है ना, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी बनाए, है ना। अपना विचारधारा मतलब बनाने, विचारधारा सोच रखने के लिए अपना नई पार्टी बनाया जाता है कि हमारे तरह के लोग रहे इसमें। 41 में कहाँ आते हैं, वियतनाम आते हैं, हाँ। उनका जन्म कब होता है बाबू, 1890 में,
1890 में होता है ना जी, उनका जन्म 1890 में होता है, वियतनाम में भी होता है। वो बहुत मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे, हो ची मिन्ह। उन्होंने भी बहुत सारे आंदोलन किए हिंद चीन को बचाने के लिए, हिंद चीन को स्वतंत्र होने के लिए। हालांकि उन्हीं के नेतृत्व में पूरा हिंद चीन का होता है, आजाद होता है, स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंस होता है, फ्रीडम होता है ना। तो आई थिंक मेरा मानना बाबू ये है कि ठीक है, जब 41 में आते हैं तो आते हैं जब वियतनाम में, तो उस समय चल रहा सेकेंड वर्ल्ड वार। और सेकेंड वर्ल्ड वार में ना हर कोई अपना अपना देखता था, कौन हमारे पार्टी का है, कौन हमारे पार्टी का है, सब कोई अपने अपने बहुत था। तो अब क्या होता है बाबू, हम लोग पढ़ते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध में वियतनाम का होता है, आजाद हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है, आजाद हो जाता है। कौन? वियतनाम। तो हम देखेंगे बाबू, द्वितीय विश्व युद्ध में वियतनाम की स्वतंत्रता, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला? 1939 से 1945 तक ना। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? लोन। सब याद रखा था मेरे भाई। तो द्वितीय विश्व युद्ध में वियतनाम में स्वतंत्रता, द्वितीय विश्व वियतनाम का स्वतंत्र हो जाती है। ठीक बाबू, बताते हैं आपको। जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, लड़की जासमीन, आपके जासमीन है ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो उसमें दो पार्टियां हो गई थी, दो गुट हो गई थी, ठीक है, दो समूह हो गया था। जिसमें एक समूह का नाम क्या था? धुरी राष्ट्र। एक था आपका मित्र राष्ट्र, है ना। उस समय हिटलर का दबदबा था, समझ गया? हिटलर का क्या था? दबदबा था। बेचारा खखुआ ही लाया था पूरा 100 के बाद धीरे धीरे। देखिए, धुरी राष्ट्र में कौन कौन आते हैं? एक जर्मनी आता है, एक आता है आपका इटली आता है, एक आता है आपका जापान आता है, और क्या आता है? क्या आता है? हम कहे अमेरिका कह रही है। एक ट्रिक बताए थे कभी, गोवा, कुछ इसे गोवा करके बताया था। जी से जर्मनी, ओ से ऑस्ट्रिया तुर्की, ए से हम, ए से क्या होगा आपका? एस अमेरिका उसमें जाएगा, मित्र राष्ट्र, एस नहीं होगा। गोवा इसे बताया था आप लोग को। इसमें क्या किया था बाबू आपका? ब्रिटेन है। फिर अरे 2 नंबर दे रहे हैं, थोड़ा सा फर्क कर देते हैं। फ्रांस था, एक और था आपका देश, एक और था। अमेरिका साथ एक और देश नहीं था? ब्रिटेन था, फ्रांस था, अमेरिका था, एक और देश था कोई, रूस था इसी में। हाँ, रूस था। कब्जा लिखते हैं अमेरिका, बस इतना ही देश था, ठीक है। चलिए अब बढ़ते, ध्यान दीजिए बाबू। तो ये तो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। अब बताइए, फ्रांस किस साइड से था? मित्र राष्ट्र था, इधर से था, युद्ध कर रहा था। ये फंसा हुआ था कहाँ जाके? जर्मनी या फ्रांस में चल रहा था युद्ध। फ्रांस में एंट्री मार चुका था, कौन? जर्मनी एंट्री मार चुका था सेकेंड वर्ल्ड वार में, ठीक है। पूरे फ्रांस पर कब्जा कर लेता है कौन? जर्मनी। जर्मनी में था, बैठा था हिटलर, समझ गए? बहुत उसके पास ताकत था। ये चला गया कहाँ? फ्रांस को, फ्रांस को कब्जा कर लिया 1940 में। किसको कब्जा करता है? फ्रांस को। अब बताइए, जर्मनी फ्रांस युद्ध चला था, क्या चला था बच्चिया? युद्ध चला था। तो इसका जो सेना है, इसका जो सेना है कहाँ गया? इसका जो सेना है, हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? हिंद चीन के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हिंद चीन के बारे में आ रहा है। यहाँ पे कौन किसका सेना है? फ्रांस का सेना है। इसका युद्ध चल रहा है किससे? जर्मनी से। तो बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा सेना को? ये हो जाता है कुछ खाली।
सेना तो हट गया उसका, कमजोर पड़ा ना, कुछ मजबूत हो गया कि नहीं हम हिंद सिंह। क्या सब भाई बिना मारते मतलब वो कहाँ आता है मेरे भाई। अरे सफा लतखोरे है। देख जर्मनी ने किस पे आक्रमण किया, फ्रांस पे, तो फ्रांस कहा हो गया पराजित, इसको अधिकार में ले लिया पूरा फ्रांस को। कौन ले लेता है, जर्मनी ले लेता है ना, ये कमजोर पड़ जाता है। कमजोर पड़ने की वजह से हिंद सिंह का होता है आजाद, कहा जाता है आजाद। लेकिन ये मौका के फायदा कौन उठाता है, यहाँ पे जापान उठा लेता है। कौन उठाता है, जापान उठा लेता है। लेकिन यहाँ पे हिंद चीन हो गया ना, यहाँ से फ्रांसीसी सेना का हो जाता है, हट जाते हैं। तो उसी दौरान कौन आ जाता है इस पे, जापान आ जाता है, ये अपना कब्जा कर लेता है 1940 में। अपना सेना ठेल दिया इसमें, जबरदस्ती चावल धान गेहूं का वसूली करने लगा। और जब अकाल पड़ा तो हिंद चीन के कम से कम 20 लाख लोग मारे गए, जिससे जनता के बीच में और आक्रोश और ना क्या हो गया, गुस्सा भर गया इन लोगों के प्रति। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ठीक है फ्रांसीसी तो हट गए, पूरी तरह से नहीं हटे, ऐसा बात नहीं कि पूरी तरह से हट गया। कुछ सेना थे यहाँ पे हिंद चीन में, माने शासन था फ्रांसीसी का, बट उसके पास उतना पावर नहीं था, जापानी था, जापान जिसके इतना था उसके पास। तो जापान तो आ लिया, कब्जा कर लिया 1940 में इसके पास आके हिंद चीन पे। ऐसा बात नहीं है, इस पे किसका पहले से था, फ्रांस का था। तो फ्रांस का भी शासन है लेकिन कमजोर है शासन, बस समझ रहे हो। तो इसका शासन क्या है, कमजोर है। तो इस पे इसका भी अधिकार हो गया, लगभग इसका भी अधिकार है। इसे क्या कहें, द्वैध शासन। हिंद चीन पर कितने शासन हो गए, 2 गो शासन, किसे क्या कहेंगे, द्वैध शासन। समझे ना, ई मारा इसको, लिया गया इस पे, इसके चक्कर में ये फायदा उठा लिया, समझे। इतने बाबू सब बचा कर रखे, देखो ध्यान से। ये हिंद चीन है, बेचारा ये हो गया कुछ लाचार। अब जाए तो जाए कहाँ, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। देखो तो बाबू हिंद चीन के चक्कर में, सॉरी फ्रांस के चक्कर में जापान आ जाता है, हो गया ना आता के। अब देखिए जापान कमजोर कब होता बताते हैं आपको, जापान कमजोर होता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था बाबू। तो जापान ने क्या करता है कि एक नौसैनिक अड्डा को उड़ा देता है, कहाँ के, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जब प्रथम विश्व युद्ध चला था तो उसमें भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था अमेरिका, है ना, बाद में आया था, लेट से 17 में या फिर 18 में आया था, 17 में आया था ना। इसमें भी बाद में आया, सेकेंड वर्ल्ड बाद में आया। कब आया, जब जापान का किया तो उसके पर्ल हार्बर पर जहां नौसैनिक अड्डा था उसको उड़ा दिया था, समझे आप लोग। तब ये एंट्री मारता है अमेरिका, है ना। जब एंट्री मारता है तो 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 उड़ गई नागासाकी। 9 अगस्त नागासाकी, माने वही हिरोशिमा नागासाकी, 2 उड़ा देता है। ये बेटा क्या होता है, पंगु, क्या होता है, पंगु। जब ये होता है पंगु तो यहाँ से बोला था अपना कहता सेना आओ, कहाँ लड़े, अमेरिका से लड़े। ये क्या हो गया, आजाद दुश्मन हो जाएगा, अरे हटा लेगा ना जी जापान से। तो वो आगे की बात है, हम बात करते हैं 41 की, बात किसका करते हैं, 41 से करते हैं, 1941 के। तो 1941 में ठीक है शासन द्वैध शासन हो गया, द्वैध शासन हो गया इस पे। द्वैध शासन होने के बाद 1941 में कौन आता है, द्वैध शासन होने के बाद 1941 में कौन आता है, हो ची मिन्ह। कौन आता है, हो ची मिन्ह आता है। 1941 में आता है वियतनाम, कौन आता है, हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह आते हैं 1941 में, कहाँ आते हैं, वियतनाम में। कहाँ आते हैं, वियतनाम में। वियतनाम में हो ची मिन्ह आते हैं 1941 में आते हैं। उन्होंने पहले सबसे पहले पता है क्या बनाया, एक संगठन बनाया। क्या बनाया, एक संगठन बनाया जिसका नाम था वियत मिन्ह। क्या नाम था, वियत मिन्ह नाम। क्या नाम था, वियत मिन्ह संगठन बनाया। इस संगठन में क्या किया कि जितना गरीब किसान किसी भी देश में जो फार्मर्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाती है, होती है कि ना। किसान मजदूर ज्यादा संख्या होता है, अमीर की संख्या कहीं भी 10%, 20%, 30% मैक्सिमम होगा, यही ना होगा जी। तो वहां पे किसानों को जोड़ना शुरू कर दिया, सब किसान को इकट्ठा किया, ठीक है। उसका नामकरण क्या कर दिया, वियत मिन्ह। वियतनाम में कौन कौन से लोग थे, मजदूर, किसान, है ना, जो पढ़े लिखे लोग वो भी थे, ऐसा बात नहीं है। लगभग सभी लोगों को इकट्ठा करके जोड़ दिया।
है ना। 1941 में कब आया, कहाँ आया, वियतनाम आया। वियतनाम में क्या बनाया संगठन, वियत मिन ने 1941 में स्थापना किसकी की, वियत मिन ने क्या स्थापना की, समझ गए। उसने इकट्ठा किया। वो वियत मिन ने बनाने का मुख्य क्या था, रीजन, मुख्य उद्देश्य क्या था, द्वैध शासन को समाप्त करना, यानी जापान को भी भगाना और फ्रांस को भी भगाना, द्वैध शासन को खत्म करना। तो 1941 में कौन आते हैं, होची मिन्ह आते हैं, समझ बाबू। 1941 में कौन, किसका एंट्री होता है, 1941 में उन्होंने वियत मिन्ह संख्या की स्थापना की, यानी का स्थापना की। उसके बाद उन्होंने क्या शुरू कर दिया बाबू, वियत मिन्ह में कौन कौन से लोग थे, किसान थे और मजदूर गए, मध्यम वर्ग के लोग। आ रहा है बाबू, इनका उद्देश्य क्या था, देश शासन को इन था उद्देश्य। तो अगर आपको लिखना दे सकते हैं कि जर्मनी क्या करता है, फ्रांस पर अधिकार कर लेता है 1940 में। उसके बाद क्या होता है, जिस कारण फ्रांसीसी हिंद चीन से हट जाते हैं, तब जाके हिंद चीन पर कौन कब्जा कर लेता है, जापान कर लेता है। इस तरह से पूरा हिंद चीन द्वैध शासन में पड़ जाता है, क्या उसके अंदर किसी दो शासन हो जाता है, नहीं हो सकता है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद इस यहाँ से सड़क निगम लोग 1941 में होची मिन्ह वियतनाम आकर उन्होंने वियत मिन्ह संघ की स्थापना की है। वियत मिन्ह में किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग के लोग भी शामिल थे। इनका उद्देश्य था देश शासन को समाप्त करना, जापान को और किसको, फ्रांसीसी को भगाना और देश का करना स्वतंत्र करना, है ना, औपनिवेशिक शक्ति को भगाना, उसका मुख्य उद्देश्य ऐसे कह सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं भाई मेरे, कि कैसे कैसे आजाद होता है वियतनाम ना, इसको पहले मिटा देते हैं। बाबू ये ठीक है ना, मैनिफेस्टो ठीक है ना। देखिए तो हम लोगों ने देखा किस तरह से हिंद चीन पर द्वैध शासन होती है। द्वैध शासन होने के बाद भी 1941 में कौन आते हैं बेचारे, होची मिन्ह आते हैं। वो अपना खेला खेलते हैं, क्या खेलते हैं, खेला। खेला में उन्होंने क्या स्टार्ट किया सबसे पहले, वियत मिन्ह ने एक संगठन बनाया। वो वियत मिन्ह जो है बाबू ध्यान दीजिए, उसने किसके खिलाफ लड़ाई किया, द्वैध शासन के खिलाफ लड़ा ना वियत मिन्ह। वियत मिन्ह ऐसा लड़ा कि उन्होंने दिखाया कि हम आपके पक्ष में हैं। किसके पक्ष में, किसान, मजदूर, लेबर, माने ऑल कह सकते हैं, ऑल ऑफ यू, किसको, वियतनाम को कह सकते हैं कि वियतनाम हम आपके क्या समर्थन है, कर सकता है नहीं कर सकता है। तो इसने शुरू कर दिया द्वैध शासन के खिलाफ युद्ध करना, और इसने गोरिल्ला युद्ध करना शुरू कर दिया। गोरिल्ला युद्ध का मतलब होता है लुक छिप कर युद्ध करना, समझे। तो गोरिल्ला युद्ध कौन शुरू करता है, वियत मिन्ह संगठन था वही, मतलब होची मिन्ह नहीं, इनडायरेक्टली कह सकते हैं, होची मिन्ह कह सकते हैं, बट किसको कहिएगा, वियत मिन्ह। वियत मिन्ह कोई व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक संगठन था, उसमें सभी लोग थे। उसमें मेन लीडर कौन थे, होची मिन्ह थे। आप तो हिसाब से समझिए, उसका मुख्य लीडर कौन होंगे, होची मिन्ह होंगे, वियत मिन्ह के। तो वियत मिन्ह ने क्या शुरू कर दिया, गोरिल्ला युद्ध करना शुरू कर दिया, और उससे काफी लोग जुड़ गए, समझ गए। उसके बाद होता है आगे की कहानी। गोरिल्ला युद्ध कौन करता है, वियत
देखिए, वियतमिन ने गोरिल्ला युद्ध करके जापानियों का जोरदार विरोध किया, उसमें इंक्लूड कर दीजिएगा, कुछ लिखे है ना अभी, वियतमिन के बारे में लिखे जस्ट यहाँ पे, उसमें लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू, हम लोगों ने देखा ठीक है ये तो हो रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा है ना। अब देखिए द्वितीय विश्व चल रहा है, 1944 में हो जाता है आजाद। कौन होता है आजाद? फ्रांस। किससे आजाद होता है? जर्मनी उसको अधिकार किया है, तो 1944 में धीरे निकल जाता है बाहर आ जाता है, उससे क्या होता है आजाद। अब बताइए जब वो जर्मनी से युद्ध कर रहा होगा तो उसका काफी सेना मरा होगा, उसकी काफी क्षति होगी, तो उतने पास उसके पास उतना सक्षम नहीं होगा, उसको उतना शक्ति नहीं होगा कि किसी देश को अधिकार में कर ले। हालांकि जब आजाद हो जाता है ना तो फिर से अपना पुनः स्थापना करना चाहता है, किस पर अधिकार करना चाहता है? हिंद सिंह पर, मतलब पूरा स्ट्रांगली एकदम शासन था। बट ये नहीं होता है कि पावर किसी और का है, बताते भले आप हैं, मैंने फारसी थे बट उसके पास उतना पावर नहीं था, लेकिन फिर सोचा अपना पावर जमाने के लिए उसको हिंद सिंह पे। तो 1944 में कौन होते हैं आजाद? 1944 में फ्रांस जर्मनी से क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है। बाबू समझिएगा मेरी बातों को, हर पॉइंट्स को अब ध्यान दीजिए। जापान तो मारा है, अमेरिका तो उठा मारे मारे ना भाई, तो उसने क्या कर दिया? परमाणु आक्रमण। क्या कर दिया? परमाणु आक्रमण। परमाणु आक्रमण ने 2 बार किया, 3 दिन गैप में किया, तो उस दौरान जापान जो है कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। एक पोर्ट्स अजम की घोषणा होती है ना, उसके तहत जो जापानी है क्या करता है? अपना आत्मसमर्पण करके और हिंद चीन से भी धीरे धीरे होता है बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसके पास सेना मारे गए थे बहुत ज्यादा परमाणु आक्रमण की वजह से। तो अपना सेना हटा के कहा जापान में ले जाएगा, अपना ले जाएगा ना। तो धीरे धीरे यहाँ से बोलिया बाधा धीरे बांधना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे देश का होते धीरे धीरे आजाद हो गया। समझे? ध्यान दीजिए लोग। तो 1945 में कब अमेरिका द्वारा, लिख दें, अमेरिका द्वारा परमाणु आक्रमण के बाद जापानियों ने पोट्सडम की घोषणा के तहत आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण, ठीक है। देखिए आक्रमण के बाद जापानी ने पोट्सडम की घोषणा के तहत आत्मसमर्पण करते हैं तथा हिंद चीन से भी क्या करते हैं? ये सेना क्या करते हैं? समझ गए बाबू ना। तो हालांकि हम बताए थे आप लोग को, जब जापानी का शासन हो गया था हिंद सिंह पर, तो उन्होंने ज्यादा कोची वसूली किया, चावल का, धान का, गेहूं का। समझे? इसका इतना बड़ा मतलब बहुत ज्यादा वसूली करे। लेकिन जब अकाल पड़ गया द्वितीय विश्व के कारण, क्या होता है? द्वितीय विश्व में लेन देन बंद हो जाता है ना सब युद्ध में, समझ गए? वैश्वीकरण की स्थिति बंद हो जाता है, सब क्लोज हो जाता है ना, सामान इधर उधर जाएगा ना उधर से इधर है, ऐसा होता है कि ना। तो पूरा अकाल पड़ गया, अकाल पड़ने के कारण जो हिंद चीन के लोग थे 20 लाख मारे गए। समझे? 20 लाख टोटल मारे गए। मरने के बाद फिर लोग बीच में गुस्सा ज्यादा हो गया, धीरे धीरे विरोध करना शुरू कर दिया जापान के खिलाफ भी। और प्लस उधर जापान को कौन मार दिया? अमेरिका बम मार दिया। बम मारने के बाद और कमजोर हो गया। कमजोर होने के बाद क्या कर दिया बाबू? पोट्सडम की घोषणा के तहत क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। पेपर में पूछेगा आपसे कि पोट्सडम की घोषणा के तहत कौन आत्मसमर्पण करता है? जापान, है ना। परमाणु आक्रमण के बाद कर देता है ना, हिंद सेना को हटा लेता है। इस तरह से अब इसका फायदा कौन खाता है? वियतमिन। कौन खाता है? वियतमिन।
विटामिन देखता है, जो दल था, जो संगठन था, वह देखता है कि यहाँ से अपना जापानी जाकर अपने सेना हटा लिए, है ना। तो उसमें चलाता है क्रांति, एक क्रांति चलाता है जिसे कहते हैं अगस्त क्रांति। क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति, क्योंकि अगस्त में ही क्या क्रांति हुई थी, हटा था कौन? जापान में। उसने क्या चला दिया? अगस्त क्रांति। देखिए, अगस्त क्रांति कब हुई थी? 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। मेदिनी ने 1945 में ना, अगस्त क्रांति, यानी अगस्त 1945 की क्रांति, उसे बोलेंगे अगस्त 1945 की क्रांति। अगस्त 1945 की क्रांति कह सकते हैं। कौन चलाता है? विटामिन चलाता है। उसके तहत जितने भी लोग थे जापान में, उनका तो हटिए रहे थे, फ्रांसीसी खिलाफ भी बोलने लगा था पूरा, समझ गए कि फ्रांसीसी को अब आने नहीं देंगे, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अंततः ये फ्रांसीसी है, आपको ये नहीं पढ़ना है। विटामिन ने कौन क्रांति चलाता है? अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति कब चलाता है? 45 में, जब ये हटता है। कौन? जापान, है ना। इसने देखा, फायदा उठा लिया कि कमजोर पड़ गया यहाँ पे, खाली फ्रांसीसी लोग है, थोड़ा बहुत है। उसने क्या चल दिया? अगस्त क्रांति। फिर गोरिल्ला युद्ध चालू कर दिया करना। इसने क्या शुरू कर दिया? गोरिल्ला युद्ध। गोरिल्ला युद्ध किया ना, लुक छिप कर वार करने लगा फ्रांसीसी पर, धीरे वो लोग भी हट गया, समझ गए। तो इसने क्या किया, हालांकि पूरी तरह से कोई नहीं हटा था, पूरा हिंद चीन आजाद नहीं हुआ, याद रखिएगा, हम वियतनाम पढ़ा रहे हैं, वियतनाम आजाद होता है। तो 1945 क्रांति चलाया, और नहीं पाए तो विटामिन 1945 अगस्त क्रांति के तहत गोरिल्ला युद्ध करना शुरू कर दिया, ठीक है। अंततः उन्होंने विटामिन ने, माने होची मिन्ह ने, खुद को वियतनाम के हनोई क्षेत्र, हनोई बताए ना, कौन था हनोई? दक्षिण वाला कोची चीन को बोलते हैं हनोई ना, नहीं बोलते उत्तर वाला को, तो किन को बोलते हैं? ठीक है, कोची चीन को बोलते हैं साइगोन क्षेत्र, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, जो बाबू कौन था? होची मिन्ह। होची मिन्ह ने खुद से क्या कर दिया कि वियतनामी क्या है? आजाद है, स्वतंत्र है। कब कहता है? 2 सितंबर 1945। अगस्त को सिखा आता है सितंबर, उसने 2 सितंबर 1945 को खुद का हम लोग आजाद हैं, और उसका मुख्य नेता कौन बनते हैं? होची मिन्ह, ठीक है। अंततः 2 सितंबर 1945 को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, समझ गए। वियतनाम क्योंकि वियतनाम आजाद हो जाता है, जिसका नेता हो ची मिन्ह बनाया जाता है। आपको हम पॉइंट से दिला रहे हैं। सबसे पहले कौन आक्रमण किया था? जर्मनी किया था, जैसे फ्रांस से, फ्रांस अधिकार कर लिया था, फ्रांस हटा दिया सेना अपना, कहाँ से? हिंद चीन से, और हिंद चीन में आ गया, जापान आ गया, द्वैत शासन हो गया। द्वैत शासन के खिलाफ हो ची मिन्ह के एक संगठन था जिसका नाम था विटामिन ने वियतनाम में युद्ध करना शुरू कर दिया, गोरिल्ला युद्ध, जिस कारण सभी लोग उसके साथ हो गए, विटामिन के साथ। उसके बाद जापान पे अमेरिका आक्रमण कर देता है, जिस कारण जापान का कमजोर पड़ जाता है, अपनी सेना हिंद चीन से हटा लेता है। इस तरह से हमारा जो वियतनाम था आजाद हो जाता है, समझ गए। बेसिकली ज्यादा कोई खास नहीं है। बता बाबू, देखिए बाबू, क्वेश्चन आपका बाओदाई कौन था? ठीक है,
क्या दिया आपका क्वेश्चन? बाउदाई कौन थे? बाउदाई एक व्यक्ति का नाम है, समझे? देखिए वह एक शासक था, और शासक कहाँ के था? अन्नाम के था। ध्यान दीजिए बाबू, हम क्या बता रहे हैं। वह नवगिवन, देखिए ना, क्या पढ़ेगा इसको? नगवेन, नगवेन कहिए, नगवेन कहिए, नगवेन, नगवेन मत, नगवेन न पूरा कहिए, नगवेन, क्योंकि अनपढ़ लिखा है उसको पढ़ने में दिक्कत होगी। नगवेन बोला था इसको, ठीक है? तो ये देखिए अन्नाम पे के जो शासक थे वो किस वंश के थे? नगवेन वंश के थे। नगवेन वंश के ही शासक किस पे रहते थे? शासन किए थे अन्नाम पर। अन्नाम क्या है? वियतनाम का मध्य भाग है ना। तो उस पे किनका शासन था? किन वंश का? कहेगा नगवेन वंश का। नगवेन वंश का शासन था, लेकिन बाउदाई का शासन कब से कब था? तो इनका जो शासन था 1926 से लेकर के 1945 तक था। समझ आप लोग? 1926 से लेकर कहां तक था? 1945 तक था। तो यह क्या थे? तो यह अंतिम सम्राट थे। कहाँ के? अन्नाम के। यह नगवेन वंश के सबसे अंतिम सम्राट थे। ये कौन थे? यह नगवेन वंश के सबसे अंतिम सम्राट थे। यह पॉइंट्स मिलता है कि नहीं मिलता है? यह नगवेन वंश के अंतिम सम्राट थे, समझे? ध्यान दीजिए, यह नगवेन वंश के अंतिम क्या थे? सम्राट थे। और यह 1926 से लेकर 1945 तक इनका कार्यकाल रहा। यानी उस समय बताइए अन्नाम पर किसका शासन था? मतलब पूरी तरह से अगर देखा जाए तो कब्जा किसका था? फ्रांसीसी का था ना? फ्रांसीसी का था, फिर किसका हो गया था? जापान का भी था। यानी फ्रांसीसी के अधीन और जापान के अधीन रहकर यह क्या करते थे? शासन करते थे। माने उसके अंडर में थे ये। हम कह सकते हैं कठपुतली थे, नहीं कह सकते हैं? यह फ्रांसीसी और जापानी क्या थे? यह कठपुतली थे, ठीक नहीं थे? तभी नहीं, इनका कार्यकाल कब से कब था? 26 से 45 तक था। यह नगवेन वंश के अंतिम सम्राट थे, जो फ्रांस और किसके बाबू? जापान के अधीन शासन करते थे ना। लिखे हैं कि यह सम्राट थे जो फ्रांस और जापान के अधीन शासन करते थे, ठीक है? इनका कार्यकाल कब से कब था? बाद में लिखेंगे, ठीक है? अब देखिए ध्यान दीजिए, जब यह यहाँ पे, जब यह देश जो है हिंद सिंह जो है, जब वियतनाम है, वियतनाम क्या होता है कि होची मिन्ह के नेतृत्व में क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है 2 सितंबर 1945 में, ठीक है? हालांकि अगस्त में तो क्या होता है? यह गणतांत्रिक हो जाता है, रिपब्लिक देश हो जाता है। बट आजादी का घोषणा करता है दो लोग 2 सितंबर 1945 में आजादी की घोषणा करते हैं। आजादी के घोषणा से पहले क्या मतलब बनता है छूने के लिए? ठीक ठीक ठीक, बुलात रहता है, देह में खुजली हो जाता है। देखो ध्यान से, बाबू ध्यान दीजिए आप लोग। तो अगस्त 1945 में क्या होता है बाबू? हिंद चीन की, सॉरी, वियतनाम क्या होता है? गणतांत्रिक हो जाता है देश। लेकिन उस दौरान ये क्या करता है? ये जो था बाबू, यह अन्नान पे जो शासन कौन करता था? बाउदाई। तो बाउ का कुछ कर नहीं का, सुनिए। तो इन्होंने क्या किया बाबू? इन्होंने देखा कि होची मिन्ह का शासन आ गया, वो लोग इसको हटा दिया शासन के, कि तुम नहीं रहेगा, क्योंकि तू किस कठपुतली है। हाँ, लेकिन होशी मिन्ह करना,
अगस्त बाबू, 25 अगस्त, 25 अगस्त 1945 को पढ़े, ध्यान से पढ़ो। पूछेगा बौदाई कौन था, तो कहिएगा यह नबीन उसके अंतिम सम्राट थे। सिंपल में हो गया संक्षेप में। अच्छा, इनका कार्यकाल कब से कब रहा? अब इसका इसमें नहीं, समझ गए? यह नगेन वंश के अंतिम सम्राट थे जो फ्रांस और जापान के अधीन शासन करते थे। यानी वह कठपुतली थे, यानी वह कठपुतली जापान और जापान और फ्रांस के कठपुतली थे, सीधी गाना बना के। लेकिन जब होची मिन्ह के बेतमीन संगठन था, जब उन्हें धमकी दी किसी की गद्दी छोड़ने की, तो उन्होंने क्या कर दिया, धमकी दी, जिस कारण वह 25 अगस्त 1945 को गद्दी छोड़ देते हैं। हालांकि फिर बाद में बनते हैं, लेकिन यहाँ तो फिर किनका सरकार आ जाता है, फिर आ जाता है सरकार बाबू ध्यान दीजिए। आप लोग को बड़ा लग रहा है क्या? बड़ा लग रहा है, इसको संक्षेप में लिखवा दें, लिख लीजिए। तो बोलते हैं बाबू, ध्यान दीजिए, लिखिए। बौदाई कौन था? यह अन्नाम के, जो ऊपर का बोले लिखो उसको कम से कम। यह अन्नाम के, आप लिख नहीं बाबू, ध्यान दीजिए लड़की, लिखो तुम। यह अन्नाम के न्यूगेन वंश के अंतिम सम्राट थे। समझ गए? या तो हो गया, आगे बढ़े। यह अन्नाम के न्यूगेन वंश के अंतिम सम्राट थे जो, बाबू जो कहा बोले हैं, नुगेन वंश के अंतिम सम्राट थे। यहां तो हो गया, नुगेन वंश के अंतिम सम्राट थे। आगे लिखिए, बोले जो फ्रांस और जापान के, बोल रहे अपने से लिख दो बाबू यहां से, जो फ्रांस और जापान के कठपुतली बन के शासन करते थे। शासन करते थे। अतः बाबू ठीक है ना ये, अतः
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अतः द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो 25 अगस्त 1945 को क्या करते हैं, गद्दी देते हैं मुन्ना को, यानी गद्दी त्याग देते हैं। गद्दी पे हम रहे चाहे मुन्ना, शासन तो सेम ही रहेगा। अब कहां तक बोले हैं, गद्दी त्याग देते हैं। इस तरह वियतनाम वियत मिन्ह के नेतृत्व में, इस तरह वियतनाम वियत मिन्ह के नेतृत्व में गणतांत्रिक देश हो जाता है ना। हो गया क्लियर? ओके, आगे नेक्स्ट ले लीजिए पॉइंट है कि इसको लिख लीजिए बाबू, कार्यकाल वाला। जो कार्यकाल बोले हैं ना बाबू, ये कार्यकाल आता होगा कि इनका बावदाई का कार्यकाल 1926 से 1945 तक, बस यही तो है। पता नहीं बाबू, देखिए कल आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। ये 2 दिन और क्लास का 3 दिन का मैक्सिमम 3 दिन तक चलेगा, और शाम को आपको फिर से लेकर के आना है। चैप्टर 4 पढ़ाएंगे आप लोग, है ना। वो भी 4 दिन क्लास नहीं है, 2-4 दिन क्लास से खत्म हो जाएगा, 4 दिन में। यस, बता लो इसको। चलिए कल मिलते हैं।